Hello everyone, welcome to the part 2 of the thermodynamics to the series of PYQ JEE Mains। आज का टॉपिक हमारा थर्मोकेमिस्ट्री और हेस लॉ पर डिपेंडेंट होगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। एक बात और, अगर हेस लॉ से रिलेटेड आपका बेसिक कंसेप्ट हिला हुआ है या थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स आपके थोड़े से डगमगाए हुए हैं तो एनसीईआरटी पर एक वन शॉट मैंने निकाला हुआ है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं चाहे तो। सो कमिंग टू द 2019 क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द हेस लॉ। हेस लॉ का क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। जानते हो कैसे? उसमें 2-3 इक्वेशंस दी होती हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड या माइनस करके कुछ ऐसा तिगड़म बिठाना होता है कि हमें एक रिजल्टिंग इक्वेशन मिल जाए। अब देखो ऐसा क्यों, तो सबसे पहले समझ लो कि हेस लॉ होता क्या है। हेस लॉ कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, उस सफर में आप कोई भी पाथ ले लें, हीट यानी कि एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स। डेल्टा एच, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल। इनिशियल मतलब रिएक्टेंट्स, फाइनल मतलब प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आपको ए से बी जाना है, उसके जाने में अगर आपका एंथैल्पी खर्च हो रहा है डेल्टा एच, टोटल एंथैल्पी चेंज जो हो रहा है वो हो रहा है डेल्टा एच, तो ये डायरेक्ट मेथड है। अगर आप सोचो कि अब हम सी में जाएं, हम सी से डी में जाएं, डी से ई में जाएं और फिर हम बी में जाएं, तो देखो ए और सी जाने में डेल्टा H1 यूज हुआ, सी और डी जाने में डेल्टा H2 यूज हुआ, क्योंकि देखो हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो एंथैल्पी चेंज होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई रिएक्शन अगर हो रही हो और उसमें एंथैल्पी चेंज ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। फिर डी और ई जाने में डेल्टा H3, ई और बी जाने में डेल्टा H4। तो हेस लॉ के हिसाब से हेस लॉ कह रहा है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल। ए इनिशियल है, बी फाइनल है, तो यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। अब जितने और होते हैं सबको ऐड कर देंगे, तो समेशन ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंजेस इज इक्वल टू द टोटल डेल्टा H। ये हेस लॉ का मतलब है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, और जानते हो कितना, देखो 2019 में कितना आसान क्वेश्चन आया था जब हेस लॉ एक बेसिक क्लास में जब आप लोग पढ़ते हो 11th में, तो जस्ट उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया जाता है C+O2 की CO2 वाला, और वो यही आ गया। सोचो 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 कितना बेसिक है आपका जेईई मेंस, और हम लोग क्या क्या तीन झाम लगाए रहते हैं। ये बड़ी बड़ी किताबें लगाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाते हैं, छोटे छोटा बेसिक स्टिक टू बेसिक्स। तो चलिए, C+O2 gives CO2, ये रिएक्शन हमको दिखलाती है कि यहां पर कंप्लीट कंबशन हुआ है। C+O2 gives CO, ये हमें रिएक्शन बताती है कि यहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। पहली वाली रिएक्शन कंप्लीट है, ये रिएक्टेंट है और ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन ये रिएक्टेंट्स फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, है ना। गाड़ी कभी कभार इनकम्प्लीट कंबशन करती है तो गंदा सा धुआं छोड़ती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होना चाहिए। कार्बन का यहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, यानी कि रिएक्शन अभी संपूर्ण प्रोडक्ट नहीं बना पाई है। तो CO ने फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। जब भी हम कंबशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो इसमें ये एक्सेस अमाउंट में होता है, लेकिन यहां लिमिट कर दिया, इसीलिए 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। यानी कि रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3 को हम अगर ऐड करें तब जाकर हमें फर्स्ट रिएक्शन मिलेगी। बोलो बात मंजूर है कि नहीं? तो हमसे क्वेश्चन यही कह रहा था कि बेस्ड ऑन द अबव थर्मोडायनामिक इक्वेशंस करेक्ट रिलेशनशिप इज, इसका डेल्टा HR0, इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा मतलब चेंज, H का मतलब इंथैल्पी, तो चेंज इन इंथैल्पी। ये क्या है? R का मतलब रिएक्शन,
ये क्या है, नॉट मतलब प्योर स्टेट, यानी कि 298 केल्विन पे। तो पहली इक्वेशन के लिए x किलो जूल पर मोल ले लिया, दूसरी के लिए y, तीसरी के लिए z। तो इस तरह से सिंबलाइज करके बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट इक्वेशन है जो इन तीनों के रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। तो जैसे भी हमने आपको बता दिया है कि कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, तो उस हिसाब से बड़ी आसानी से आप जज कर पा रहे होंगे कि अगर आपने दूसरी और तीसरी रिएक्शन को ऐड किया तो ऐड करके दिखा दो। दूसरी और तीसरी रिएक्शन को ऐड करके अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी C प्लस हाफ O2 प्लस CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO प्लस CO2। ये CO कट गया, हाफ O2 मिल गया, O2 गिव्स CO2। यही वो रिएक्शन है जो हमें चाहिए थी या जो हमें मिल रही है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी कि ऑप्शन इज ए, यानी कि हेस लॉ हैज बीन प्रूव्ड। हेस लॉ में जो ओरिजिनल रिएक्टेंट्स हैं वो हैं C और ऑक्सीजन। अगर आपने ऑक्सीजन को लिमिट कर दिया, इट विल रिजल्ट इनटू इनकम्प्लीट कंबशन। आपको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा और वो फिर फाइनल प्रोडक्ट आपको देगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करके आपको पहली इक्वेशन मिल रही है। चलिए, हेस लॉ पर बेस्ड ही मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहां पर लिखा है, जो कि आप देख सकते हो जेईई मेंस 2017 में आया है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। ये ऐसा करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, आ जाएगा, बहुत आसान है, बिलीव मी। तो चलिए देखिए, ये कुछ इक्वेशन दी हुई है और इन इक्वेशंस को मैं मार्क कर देता हूं। लेट इट दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। सबका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, इंथैल्पी चेंज सबका दिया हुआ है हमें। Based on the above reaction, the value of delta RH not for the reaction this, मतलब ऊपर दी हुई तीन इक्वेशंस से आपको ये वाली रिजल्टिंग इक्वेशन को निकालना है। तो देखो बेटा, C ग्रेफाइट कहां लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन में, प्लस 2 टाइम्स H2 कहां लिखा है, सेकेंड रिएक्शन में। हमें जो रिक्वायर्ड है वो 2 मोल्स ऑफ H2 है, यहां पे गिवन 1 मोल ऑफ H2 है। तो हम ऐसा करते हैं, हम 2 के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से। मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन विद 2, क्योंकि हमको जो रिक्वायर्ड है दैट इज 2 मोल्स ऑफ H2। गिव CH4 इन तीनों में कहां लिखा है, यहां लिखा है। किस रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन में। और प्रोडक्ट साइड ही चाहिए, यानी कि प्लस थर्ड इक्वेशन। तो जब हम ये कांड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको ये इक्वेशन मिलेगी। करके देखते हैं कैसे। पहली इक्वेशन को लिखो, रिएक्टेंट सब एक साइड होंगे, प्रोडक्ट सब दूसरी साइड होंगे। तो C प्लस O2 प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड, यानी कि प्लस 2H2 प्लस 2/2 O2 हो जाएगा, तो यानी कि सिर्फ O2 बचेगा, प्लस CO2 प्लस 2H2O। बेटा हमने क्या किया, 1 2 3 इन तीनों के रिएक्टेंट्स को एक साथ लिख दिया, प्रोडक्ट्स को एक तरफ लिख दो। CO2 प्लस, जब 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 2 टाइम्स H2O हो जाएगा, प्लस CH4 प्लस 2O2। तो जो कट रहा है उसको काट दो। देखिए भाई क्या कट रहा है, ये CO2 कटा, ये 2H2O कटा, और कुछ कटा पक्का। तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, हमें एक C मिल रहा है। ओहो हो, एक O2 यानी कि 2O2 भी कट गया, यानी कि हमें यहां बच रहा है C प्लस 2H2, रिएक्टेंट साइड और कुछ नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट साइड मिल रहा है CH4। ये देखिए बच्चों, जो हमने काटा पीटी करी ऐड करने के बाद ये वही रिएक्शन मिल रही है जो हमको चाहिए थी। तो याद रखिएगा, हेस लॉ में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को प्राप्त करेंगे। और बेटा अब रही बात इसके डेल्टा H के मैग्नीट्यूड की, जो टोटल डेल्टा H है वो डिपेंड करता है कि आप रिएक्शंस के साथ क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H भी इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते तो इसका डेल्टा H 3 से डिवाइड होता। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर देते तो डेल्टा H का साइन चेंज हो जाता। तो रिएक्शंस के साथ आप जो करते हैं वही काम आप उसके डेल्टा H के साथ भी करेंगे। If you are dividing it by any factor or multiplying it by any factor, you have to do the same thing with the magnitude of the delta H for that particular reaction.
एंड इफ यू आर रिवर्सिंग द इक्वेशन तो आप डेल्टा एच के साइन को चेंज कर देंगे, प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हालांकि कोई रिवर्स तो नहीं हो रहा, हाँ 2 से मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। तो इक्वेशन 1 का मैग्नीट्यूड क्या था, -393.5 प्लस 2 टाइम्स, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, माइनस का 285.8, जो साइन दिए हैं ना माइनस पॉजिटिव वो लेकर चलेंगे, प्लस 890.3। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये आपको टोटल डेल्टा एच नॉट देगा। किसके लिए देगा, इस रिएक्शन के लिए, सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गिव्स CH4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर सी -74.8 किलो जूल पर मोल। सब कुछ किलो जूल पर मोल में ही है तो स्ट्रेट अवे आप एडिशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द हेस लॉ एंड इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज if the heat of combustion of ethane, hydrogen and graphite are this। निकालना क्या है, जो निकालना है उसकी इक्वेशन लिखो। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है हमेशा जब प्रोडक्ट 1 मोल बने। और कहां से बने, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या फ्रॉम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो अगर तुम्हें इथेन को बनाना है और उसकी फॉर्मेशन दिखानी है तो वो कहां से बनेगा, C2H6, ये एक ही मोल होना चाहिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जब हम रिएक्शन लिखते हैं किसी भी चीज के लिए तो हमें क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट में जो बनेगा वो 1 मोल ही बनेगा, बिकॉज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर द 1 मोल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दैट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब नेचुरली अकरिंग। अब इसके अंदर कार्बन है तो कार्बन कहां से आता है, नेचुरली अकरिंग ग्रेफाइट, प्लस हाइड्रोजन नेचुरली अकरिंग स्टेट क्या है, H2 गैस। तो C प्लस H2 गिव्स C2H6। हमें इस प्रोसेस के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब बच्चों आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करते हुए हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट वाला साइड हमेशा 1 मोल होगा। कब, जब फॉर्मेशन पे डील कर रहे हैं। तो वहां पे 2C का है तो यहां पे भी 2C कर दिया। यहां पे 6 मोल्स हाइड्रोजन है तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तुम्हारी रिक्वायर्ड है, ये तुम्हें बेटा चाहिए ही चाहिए। अब कहां से चाहिए, गिवन क्या क्या है, एक तरफ वो लिख लो। तो द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशंस दी हैं वो कंबशन से रिलेटेड है। कंबशन से रिलेटेड मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। तो पहला है इथेन, C2H6 को आप कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है। कंबशन रिएक्शन में हमेशा 2 ही चीजें मिलती हैं, CO2 और वाटर। अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या ध्यान रखना है, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या ध्यान रखनी है, 2 चीजें, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड जो चीज आप बना रहे हैं प्रोडक्ट में वो हमेशा 1 मोल बनना चाहिए। उसी तरीके से इंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या याद रखना है, एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 के साथ रिएक्शन होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, CO2 और H2O निकलने चाहिए, और जो रिएक्टेंट है यानी कि जिसका कंबशन तुम कर रहे हो वो हमेशा 1 मोल होना चाहिए। तो बैलेंसिंग करते हुए ध्यान रखना कि कहीं तुम इसको ना बैलेंस कर देना, ये हमेशा 1 मोल होगा, बाकी कुछ भी बैलेंस कर दो। ये 2C है तो ये भी 2C हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहां पे 2 दूनी 4, 3 7 है, यहां पे सिर्फ 2 हैं तो 7/2 कर देंगे। तो अक्सर आप कंबशन की रिएक्शंस में देखेंगे तो O2 के जो मोल्स आएंगे वो 7/2, 13/2, 15/2 इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, अच्छा हाँ, पहले से रिलेटेड का मैग्नीट्यूड क्या है, -1560 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सेकंड किसका है, हाइड्रोजन का कंबशन। तो हाइड्रोजन क्या होती है आपकी H2 और इसकी कंबशन कर रहे हैं यानी कि H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट, H2।
H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इसको जरा बैलेंस करो, तो हम यहां पर ऐसा करेंगे, ये हाफ O2 कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसका जो डेल्टा H दिया हुआ है क्वेश्चन में -393.5। थर्ड आता है अगर हम किसका करें, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी कि कार्बन, कार्बन कार्बन, C ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2 और इसका दिया है -286 किलो जूल पर मोल। अब बच्चों इन तीन की मदद से आपको यह चाहिए, तो 2C कहां से मिल सकता है, थर्ड रिएक्शन से। तो थर्ड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद है 3 टाइम्स H2 यानी कि सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स थर्ड रिएक्शन प्लस 3 टाइम्स सेकंड रिएक्शन। C2H6 उस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है, तुमको गिवन है रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस साइड करने के लिए हम माइनस साइन का प्रयोग कर देंगे, रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। माइनस करते हैं फर्स्ट रिएक्शन को, तो ये कांड पहले हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स थर्ड रिएक्शन यानी कि 2C प्लस 2 टाइम्स O2, रिएक्टेंट रिएक्टेंट सारे एक तरफ लिखेंगे, प्लस 3 टाइम्स H2, 3 टाइम्स H2 प्लस 3/2 O2 प्लस नहीं माइनस लिखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड जब ये चीज माइनस होगी तभी तो उधर जाकर प्लस हो जाएगी। तो -C2H6 -7/2 O2 गिव्स, अब प्रोडक्ट सब एक तरफ लिख दो, 2 टाइम्स थर्ड था, 2 टाइम्स थर्ड यानी कि 2 टाइम्स CO2 प्लस 3 टाइम्स H2O, 2 टाइम्स CO2 प्लस 3 टाइम्स H2O माइनस 2CO2 माइनस 3H2O। बेटा जो कट रहा है उसको काट दो, ये देखो सर, ये इससे कटा, ये इससे कट गया, खत्म हो गई बात। अब हमें 2C बच रहा है, यहां पे 2C के साथ 3H2 बच रहा है, 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2, इसको करके देखो क्या मिलता है, 1 2 2 2 4 4 प्लस 3 7/2, यानी कि ये कैंसिल हो गया। माइनस का C2H6 उस साइड जाके प्लस का C2H6 बच जाएगा, यानी कि वी हैव गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन किस तरह से आई, इस मूल मंत्र के हिसाब से आई, यानी कि डेल्टा H का भी काम इसी तरीके से करेंगे। किस तरह से करेंगे, 2 टाइम्स 3 यानी कि 2 टाइम्स -286 प्लस 3 टाइम्स रिएक्शन 2 यानी कि -393.5 -1560। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, -195 करके कुछ आंसर आएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आंसर देख लेना, करने का तरीका यही रहेगा। सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम दी हेस लॉ। तो देख सकते हैं आप 2017, 2019, 2020 लगातार हेस लॉ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको 2-3 इक्वेशंस दी जाती हैं, एक रिक्वायर्ड होती है, वो आपको निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कंबशन। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था ये 2020 में। इस तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैंने क्या कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स की जो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है उसका लिंक देख लेना, हेस लॉ, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी पर बेस्ड ही क्वेश्चंस ये बेटा पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी करेक्ट। तो एबीसीडी ऑप्शंस हैं, इसमें आपको फर्दर एबीसीडी ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें बताया था स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट 2 एंड 3, स्टेटमेंट 1 2 3 ऐसे करके थे ऑप्शंस थे। तो हम बता देते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट थे और कौन से गलत थे। अब देखो U एंड H ईच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, क्या कहते हो, ये बात सही है कि गलत है? इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इंथैल्पी भी बट ऑब्वियस की बात है टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही करती है। तो ये दीज बोथ फैक्टर U एंड H ईच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो ये बात सही है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू 1, ये बात सही है कि गलत है? तो ये देखो बेटा, ये आइडियल गैस का केस है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग एक कर्व पढ़ते हैं, आइडियल गैस और रियल गैस, जब वो लोग डेविएशन शो करते हैं, तो द एक्सटेंट बाय विच द आइडियल गैस हैज बीन
showing the deviation from the real gas is known as the compressibility factor Z. Z is equal to PV upon nRT होता है, और PV is equal to nRT तभी होगा आइडियल गैस के लिए जब Z1 होगा। अगर आपको याद हो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, Z is equal to PV upon nRT। अब PV is equal to nRT कब होगा? जब Z की वैल्यू 1 होगी, और तभी वो आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि आइडियल गैस के लिए Z इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने नॉट इक्वल टू 1 कहा है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये बिल्कुल बात सही है कि जो हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है हमेशा, CV माइनस Cp इक्वल टू R नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। du यानी कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV dt, ये भी सही है। क्योंकि बच्चों मैं यहां पे एक चीज बता दूं, ये बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर पूछी जाती है। इसको आप एक तरीके के नोट में बना लीजिएगा कि इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, और इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वो होती है डेल्टा एच। हीट वर्ड आ जाए, इंथैल्पी वर्ड आ जाए, तो याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। आइए देखिए 2020 का द हीट ऑफ कंबशन, देखो हीट वर्ड आ गया है ना, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल इनटू CO2 एंड H2O इज दिस 327 किलो कैलोरी एट कांस्टेंट प्रेशर। द हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए बच्चों, हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां पे वर्ड अगर इंथैल्पी चेंज ना करके हम यहां पे हीट इवॉल्व्ड लिख दें तो वो थोड़ा ज्यादा बेहतर माना जाएगा। तो हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि डेल्टा यू पूछ रहा है, और आपको दिया क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आपको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि डेल्टा एच यहां पर दिया हुआ है। क्या डेल्टा एच और डेल्टा यू से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप पढ़ी है तुम लोगों ने कभी? पढ़ी है? बताओ। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। शाबाश। अब डेल्टा एच की वैल्यू -327 कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। लेकिन यार रिएक्शन नहीं है तो हमको रिएक्शन बनानी पड़ेगी, किसकी? कंबशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH लिक्विड, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 गैस लिबरेट करेगा प्लस H2O लिक्विड लिबरेट करेगा। रिएक्शन हमेशा ये वाली बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहां पे 2C है तो यहां पे 2C कर देंगे, यहां पे हाइड्रोजन 6 है तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। यहां पर अगर आप डेल्टा Ng निकालें तो इसको हम लोग यूज में नहीं लेंगे क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, सिमिलरली इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन कट जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग दी डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng किसके बराबर होगा? 2, इधर 2 है और इधर -1, यानी कि डेल्टा Ng इज इक्वल टू +1, यानी कि यहां 1 रखेंगे। R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 कैलोरी, इसीलिए हमने इसको यहां कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया था। T हमेशा केल्विन में लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस 273 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 300। तो डेल्टा U इज इक्वल टू -327,000, और ये चीज इधर अगर आ जाती है भाई, यहां से यहां ये पॉजिटिव हो गई, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस का 32700, ये चीज पटक के इधर ले आएंगे तो -600। इसको कैलकुलेट कर लेना यार। एक यहां पे छोटी सी गलती बच्चों हो गई,
हमने कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पे देखें तो 1 + 2 3 है और यहाँ पे 2 2 जा 4 + 3 7 है। तो अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, तो अब 2 - 3 यानी कि ये हो जाएगा -1 और -1 को यहाँ पुट कर दें तो ये इधर जाकर हो जाएगा +600। तो डेल्टा U इज इक्वल टू -327,000 + 600 इज द आंसर। इसको आप फर्दर आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं द कंबशन ऑफ बेंजीन वाला, इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ो। सिमिलर क्वेश्चन है 2018 में जो आया था, वही सिमिलर क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ है। आप इसको खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और ऑप्शन बताइए। तो आई होप आप लोगों ने आंसर निकाला होगा एंड इट केम्स आउट टू बी ऑप्शन डी -3267.6। द कंबशन ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन के कंबशन की रिएक्शन लिखेंगे C6H6 + O2। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब कंबशन दिखाता है तो दो ही चीजें देता है, CO2 गैस में, H2O लिक्विड में। मुद्दे की बात है इसको सही तरीके से बैलेंस करना। तो यहां पे हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 6 है, तो कार्बन को सबसे पहले 6 कर दें, है ना। यू हैव टू बैलेंस द एटम्स रेदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ले देकर कार्बन बचा तो पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन यहां पे 6 है तो ये लीजिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना, तो ऑक्सीजन 12 + 3 15 है और यहां पर सिर्फ 2 है, तो ये हो जाएगा 15/2 O2। तो यानी कि यहां पर इसका और इसका कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा जब हम डेल्टा Ng निकालेंगे, यानी कि 6 - 15/2 करेंगे तो आप लोगों ने -3/2 निकाला था, ठीक है। अब फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा Ng/RT। डेल्टा H क्वेश्चन में कितना गिवन है, एक बार पढ़िएगा मेरे साथ क्वेश्चन। द कंबशन ऑफ बेंजीन गिव्स CO2 एंड H2O गिवन दैट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब की डेल्टा U दिया है -3263.9 किलो जूल पर मोल में। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है, यानी कि डेल्टा H निकालना है। तो देखा बच्चों, ये कंसेप्ट आपका कितना काम आया, बहुत काम आया। तो किलो जूल पर मोल में ही आपको आंसर चाहिए और R की वैल्यू जूल में दी है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना। किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये -3/2 लिखा, 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू T, 10⁻³ क्यों किया, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 298। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट -3267.6 किलो जूल पर मोल। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन अब तक समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा Ng/RT पर। ये 3 क्वेश्चन 2017, 2018, 2019 लगातार इसी फॉर्मूले पर आए हैं। तो बच्चों आप लोग पैटर्न समझो जेईई मेंस का। बार बार जो चीज रिपीट हो रही है, जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, वो आगे भी होता आएगा। किस्मत बेकार हो तो बात अलग है कि वो चीज नहीं आती, लेकिन हाँ जेईई मेंस के हिसाब से, एनटीए के हिसाब से वो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो आएगी घूम फिर के किसी भी एंगल से। तो फटाफट वीडियो पॉज करो और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं बताता हूं इनके सही आंसर्स कैसे होंगे। द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन लिक्विड इज कैरिड आउट एट द टेम्परेचर T। तो आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा Ng/RT। अब यहां पर हेप्टेन जो कि लिक्विड है, इसका कंबशन का इक्वेशन लिखो। हेप्टेन बोले तो C7H16, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तो C7H14+216 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि ये गैस है, ये लिक्विड है। फिजिकल स्टेट्स लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर तुमने फिजिकल स्टेट्स में गलती कर दी तो डेल्टा Ng की वैल्यू गलत आएगी। ये आपको हमेशा CO2 गैस और H2O लिक्विड देती है। कोई भी हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है उसमें CO2 गैस और H2O लिक्विड होती है। अब बैलेंस पहले सबसे पहले किसको करेंगे, अभी सिखाया ना मैंने,
कार्बन को तो 7 है तो यहां पे 7 टाइम्स हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन को यहां 16 है तो यहां पे 8 टाइम्स हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को करो, 7 दूनी 14 प्लस 8 तो कितने हो गए 22, और यहां पर कितने हैं सिर्फ 2 तो यहां पे 11 टाइम्स हो गया। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आई, देखो इसका और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लिक्विड फेस में, तो 7 माइनस 11 यानी कि -4। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है भाई, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का क्या रिलेशन आएगा, इज इक्वल टू डेल्टा एन जी यानी कि -4 RT। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ रिएक्शन ए गैस टू ए लिक्विड डेल्टा एच इज इक्वल टू -3 RT, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन अगर हम करते हैं जिसमें हम डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट में लिक्विड है यानी कि 0 -1, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी RT। इस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो डेल्टा एच का वैल्यू -3 RT दिया है, डेल्टा यू पता नहीं, ये आ जाएगा -RT क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है, तो डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा, ये -RT इधर आकर +RT होगा तो -2 RT। इसका अगर हम मॉड ले लें यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ये +2 RT हो जाएगा। उसी तरीके से डेल्टा एच का मॉड ले लें तो वो माइनस का +3 RT हो जाएगा। भाई मॉड मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यूज हट गई पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डेल्टा एच का, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये तो सिंपल खेल रहे हैं बेटा, डेल्टा एन जी के बेसिस पे खेल रहे हैं हम लोग। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है, वो तभी बराबर हो सकता है जब डेल्टा एन जी RT की वैल्यू 0 हो। भाई देखो ये फॉर्मूला है आपका, अब अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो गई तो RT वाला टर्म भी 0 हो गया, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो गया। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बराबर है? तो देखो पहली में यहां पे 2 है, यहां पे 3 + 1 4 है, तो यहां पे जो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ रही है वो -4 नहीं 2 - 4 -2 आ रही है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 1 1 2 -2, तो यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, तो यही वो केस है, यही वो आंसर है जिसमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू होगा। और भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये 2 है और इधर 1 + 2 3 है, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यानी कि फिर से -1 है। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, 2HI गिव्स H2 + I2 वेयर डेल्टा एन जी वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। क्लियर होती है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 जेईई मेंस में जो आया है, एनसीईआरटी बुक उठाकर देख लीजिएगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन एज इट इज छपा है, थोड़ा सा वैल्यूज का वेरिएशन है। तो ये सेम क्वेश्चन कहां पे है, एनसीईआरटी में। तो ये चीज क्या जतला रहा है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपको एक चीज ये छोटी सी नहीं समझ में आ रही कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है दैट शुड बी द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, then only you can able to cope up with JEE Advanced, isn't it? हमें इतनी फलाना थिलाना किताबें नोट्स शीट्स लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, वो आप लगा सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट /वुमेन ऑल्सो। तो प्रैक्टिस के लिए तो बात चलो जमती है, लेकिन आप उसमें इतना ज्यादा डूब जाओ, इतना ज्यादा टाइम डिवोट करो, वेस्ट करो कि यू हैव फॉरगेटन योर बेसिक्स, दैट विल लीड टू यू कहां, नीचे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस इज। तो कह रहा है 1 मोल पानी को जो कि 5 डिग्री सेल्सियस में है उसको मैं फ्रीज कर रहा हूं, उसको आइस बना रहा हूं, किस टेम्परेचर तक, -5 डिग्री सेल्सियस तक। तो उस प्रोसेस के दौरान हमारा एंथैल्पी चेंज कितना है?
तो कुछ चीजें गिवन है जैसे डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच फ्यूजन अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है? ये मेल्टिंग के काम आता है। मतलब द एंथैल्पी चेंज विच हैज बीन यूज्ड फॉर मेल्टिंग, यानी कि अगर आप कभी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो आप बोलोगे आई हैव यूज्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये सीपी और ये सीपी की वैल्यू क्या है? दोनों पानी के लिए दिए हैं, लेकिन एक लिक्विड फेज पे है, एक सॉलिड फेज पे है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कौन सी मोलर specific heat capacity of water in liquid state and solid state has been given to you. These ABCD are the 4 options. So let's see how to calculate this stuff. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने लिया है पानी होता है लिक्विड स्टेट में और वो ओरिजिनल है 5 डिग्री सेल्सियस में। जब हम इसको हीट देंगे, मान लिया Q1, जब हम इसको हीट देंगे मतलब फ्रीजिंग हो रही है ना, जिसको हम फ्रीज करेंगे, हीट देंगे, क्या हीट रिलीज होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जितना हो गया लेकिन बर्फ नहीं हुआ। फिर हम इस पे और हीट निकालेंगे तो ये H2O लिक्विड H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। हम इसमें फिर Q3 का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा, मतलब हम और भी ज्यादा फ्रीज करेंगे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस आइस नहीं चाहिए, हमें चाहिए आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहां पर मिलेगी। तो H2O लिक्विड एट 5 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करना है H2O आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस, सो यू हैव टू अंडरगो 3 एंथैल्पी चेंजेस। तो जो आपका डेल्टा H आंसर आएगा दैट विल बी द समेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू हेस लॉ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आपको Q1, Q2, Q3 तीनों निकालने हैं। तो देखो बेटा, जब आपका टेम्परेचर बदलेगा तो आपके फेज सेम होंगे, और जब आपका टेम्परेचर सेम होगा तो आपका फेज डिफरेंस करेगा। तो जब टेम्परेचर बदलता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं NC डेल्टा टी। N 1 मोल है, C यहां पे CP किसका? लिक्विड फेज का चाहिए। देखो लिक्विड लिखा है ना, तो लिक्विड फेज का कितना है? 75.3 जूल के टर्म्स में है। डेल्टा टी यानी कि 0 - 5, तो ये आएगा, ये मैंने कैलकुलेट किया था, ये आया था -376.5। Q2 बेटा देखो यहां पे एनसीपी डेल्टा टी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर डेल्टा टी लगाओगे तो 0 - 0 0 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हमको चाहिए लिक्विड से सॉलिड पे जा रहा है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनका काम आएगा। लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा, लेटेंट हीट। तो यहां पे देखिए बेटा, डेल्टा एच फ्यूजन दिया है 6 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड जाते हो। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? हम यहां पर जा रहे हैं लिक्विड से सॉलिड में, यानी कि प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। ये हमको दिया मेल्टिंग का और हमको चाहिए फ्रीजिंग का, यानी कि प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, और रिवर्स होते हुए हम डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड को तो सेम करते हैं लेकिन उसका साइन बदल जाता है। तो ये +6 किलो जूल पर मोल को हम क्या कर देंगे? -6 किलो जूल पर मोल। और ये लाजमी भी है, क्योंकि देखो यहां से यहां जब जा रहा है तो सब चीज फ्रीजिंग हो रही है। फ्रीजिंग मतलब डेल्टा एच रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये माइनस साइन इस बात का अंदेशा है, ये माइनस साइन भी इस बात का अंदेशा है। अच्छा, ये किलो जूल में और ये जूल में, तो बात हजम नहीं हो रही, तो हम इसको क्या करें? जूल में कन्वर्ट कर दें, तो -6000 जूल पर मोल हो गया। Q3 की बात करें, देखो फिर से यहां पे टेम्परेचर बदल रहा है, तो NC डेल्टा T को हम यूज करेंगे। N तो बेटा 1 है। CP देखो, CP यहां पे 2 वैल्यूज दी थी, यहां पर हम लोग सॉलिड के लिए रखेंगे। तो सॉलिड के लिए क्या है? 36.8 डेल्टा T, यानी कि -5 - 0, और 36.8 मल्टीप्लाई बाय -5, the answer comes out to be -184। तो बस अब आप क्या करो, इसको तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर -6560 के अप्रॉक्स आएगा जूल के टर्म्स में।
इसको तुम अगर किलो जूल में बदलोगे तो -6.56 किलो जूल आ जाएगा, यानी कि द ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि जितने ऑप्शंस दिए थे सारे के सारे किलो जूल पर मोल के टर्म्स में दिए थे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया था, उम्मीद है कि अब आगे आने वाले सालों में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा हाँ, जो पिछला क्वेश्चन था वो 12वां था और ये 13वां है। द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन आर दिस एंड दिस। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग सी बॉन्ड इज। ये आपका 2015 का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसमें क्या है, अब आप दिमाग लगाओगे, सोचोगे कि यार हमको ऐसी वेवलेंथ निकालनी है जो कैपेबल हो सीसी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाय, लेमडा और ई में कोई रिलेशनशिप पढ़ी जीवन में आप लोगों ने? हाँ जी साहब, पढ़ी है, E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। एच बोले तो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ई। अब ई नहीं पता, अगर ई हमें पता चल जाए बच्चों, किसमें? ई अगर हमको इस क्वेश्चन में पता चल जाए तो कहानी निश्चित तय है। तो सी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी शक्ति चाहिए वो हमको इस गिवन डाटा से पता चलेगी। कह रहा है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन इज दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH4 को कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 360 है। तो CH4 में कितने CH बॉन्ड है बच्चों? कितने बॉन्ड है? 4। तो 4 CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 360 चाहिए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड, तो आप क्या कहोगे? सर 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि CH4 में CH4 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CH इन CH4, क्योंकि 4 CH बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा? 90 किलो जूल पर मोल। उसी तरह इथेन दूसरा मॉलिक्यूल दिया है। अच्छा, इथेन क्या होता है? इथेन ये है, इथेन में कितने CC बॉन्ड है? एक CC बॉन्ड है और 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड है। जो आपका इथेन है C2H6, उसमें 1 मोल बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है CC की और 6 मोल बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है CH की। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड वी डोंट नो, ठीक है, एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ C2H6 हैज बीन गिवन टू यू 620 प्लस 6 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ CH 90, 9 6 54 540, यानी कि द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C कम्स आउट टू बी 80 किलो जूल पर मोल। हमें ये एनर्जी की वैल्यू यहां पर रख देनी है, लेकिन एक मिनट भाई साहब, ये 80 किलो जूल पर मोल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक ऐसे फिगर में ताकि हमें लेमडा की यूनिट क्या होती है? मीटर, नैनोमीटर। अब यहां पे नैनोमीटर्स में आंसर चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं मीटर में आंसर आएगा और मीटर से हम उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट्स का खेल हो जाता है कभी कभार आसान से आसान क्वेश्चन में। तो यहां पर अभी तक आपने क्या बात समझी कि मीथेन से मैंने CH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकाला, टोटल का 360 था, तो एक CH को निकालने के लिए 90 चाहिए, क्योंकि 4 CH बॉन्ड है उसके अंदर। उसी तरह C2H6 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 620 था। अब उस इथेन के अंदर क्या है? एक CC बॉन्ड है, ये देखिए एक CC बॉन्ड है और 6 CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हम निकाल चुके हैं 90, वो इस्तेमाल कर देंगे, यहां की वैल्यू यहां इस्तेमाल कर देंगे, तो उससे CC बॉन्ड का आ जाएगा डिसोसिएशन एंथैल्पी 80 किलो जूल पर मोल। अब इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो 80 इंटू 10⁻³ या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल हो जाएगा पर मोल। तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू जो आ रही है बच्चों, ये E है जूल में, और हमें यहां पे जूल में ही चाहिए। क्यों चाहिए? अभी आपको इसका रीजन मिल जाएगा
80 इंटू 10⁻³ या 1000, ऊपर की तरफ 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो बच्चों, जूल से जूल कटा, ये पर सेकंड से सेकंड कटा, तो सिर्फ मीटर वैल्यू बच रही है। मैं बता दूं, जब आप इसको कैलकुलेट करने वाले हैं तो आपका वैल्यू आएगा 1.49 इंटू 10⁻, लगभग आएगा -99, हाँ -9 मीटर, सॉरी -6 मीटर। अब ये कैलकुलेट करने पर आपको पता चल जाएगा। तो इसको 1.49 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो जो आपका आंसर है दैट इज दी बी। तो थोड़ा सा यूनिट पर ध्यान देंगे, कैलकुलेशंस पर ध्यान देंगे, यू विल गेट दी एप्रोप्रिएट आंसर। तो देखो, ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन काफी एक दूसरे के क्लोज थे। 10⁻³ और 10⁻⁴ में काफी लोचा हुआ है बच्चों, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। So coming on to the last question of this video which is based upon the Born-Haber cycle। तो ये देखिए, आपको डाटा दिया था, ये क्वेश्चन आया है आपका 2013 जेईई मेंस में। यहां पे कुछ रिएक्शंस लिखी हैं लिथियम और फ्लोरीन से रिलेटेड, और उस पर बेस्ड जो भी इंथैल्पी चेंज उस पर्टिकुलर रिएक्शन में आ रही है वो यहां पे लिखी है। जैसे देखिए, लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस जा रहा है, तो जब कोई चीज सॉलिड से गैस जाती है विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन इंथैल्पी। तो ये क्या है? सब्लिमेशन इंथैल्पी। फिर एलआई गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, यानी कि ये कौन सी इंथैल्पी दी हुई है? वेरी गुड, कौन सी दी हुई है? जब किसी एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज द आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमको इतना लंबा चौड़ा फ्लो चार्ट दिया रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ये बॉर्न-हैबर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो बॉर्न-हैबर साइकिल का एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। तो होता क्या है, LiF। देखिए, आप जब डाटा देखेंगे आप समझ जाएंगे कि लिथियम फ्लोराइड बन रहा है, और लिथियम फ्लोराइड बनने की जो मेन रिएक्शन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, वो ये रही। क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये भी बताकर आ रहा हूं, नेचुरली अकरिंग। तो लिथियम सॉलिड में है, फ्लोरीन गैस में है। तो Li सॉलिड प्लस हाफ F2 गैस गिव्स LiF, जो कि सॉलिड में है। तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बताइए, बॉर्न-हैबर साइकिल कैसे बनाएंगे हम लोग, जरा ध्यान रखिएगा। लिथियम सॉलिड कन्वर्ट होगा पहले लिथियम गैस में। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि मैं लिथियम को लिथियम आयन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और अगर मैं आयन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझको उस पर्टिकुलर चीज को गैसियस फेस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द प्रोसेस वेयर वी गिव द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो सिंस इट इज इन अ सॉलिड स्टेट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फॉर्म। तो यहां पे सब्लिमेशन एंथैल्पी लगेगी। यहां कौन सी लगेगी? फॉर्मेशन वाली। यहां कौन सी लगेगी? सब्लिमेशन। यहां पर क्या लगेगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जाकर ये लिथियम प्लस बनाएगा। अब वहीं पे F2 पे आते हैं, हाफ F2। यहां पर डिसोसिएशन एंथैल्पी लगेगी। हाफ F2 जो है जब फ्लोरीन में कन्वर्ट होगा तो यहां डिसोसिएशन एंथैल्पी लगेगी, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगेगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरीन गैस में। अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कंसेप्ट लगाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये F- में कन्वर्ट होगा। और बच्चों, यही वो एक इंथैल्पी है जो मुझे निकालनी है। अब यहां पर Li प्लस और F- जो मुझे मिले हैं, ये दो आयंस Li प्लस और F-, ये दोनों आपस में मिलकर एक लैटिस इंथैल्पी रिलीज करेंगे। लैटिस इंथैल्पी क्या होती है? जब दो अपोजिटिवली चार्ज आयंस आपस में मिलकर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं तो एक लैटिस इंथैल्पी रिलीज होती है, वो ये रही -107। तो ये क्या है? हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है? आप डायरेक्टली जाएं चाहे आप अलग अलग टुकड़ों से होते हुए जाएं, उन सब का समेशन इसके बराबर होता है। तो ये जो डेल्टा H फॉर्मेशन है, तो ये आप सीधा सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं बच्चों कि डेल्टा H फॉर्मेशन, जो कि डायरेक्ट मेथड है, इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन, ये वाली, प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस
डिसोसिएशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस डेल्टा यू यानी कि लैटिस इंथैल्पी। डेल्टा एच फॉर्मेशन आपको ये दी हुई है -617, क्योंकि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो -617 होना अनिवार्य है। सब्लिमेशन, आप हीट एनर्जी दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक होता है। देखो सब्लिमेशन हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि दे रहे हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि आप दे रहे हो, लैटिस एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में होगी, मैग्नीट्यूड देख लेना नेगेटिव में ही होगी। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। डिसोसिएशन में आप दे रहे हो तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर से नेगेटिव में आनी चाहिए, फॉर्मेशन भी नेगेटिव में होता है, तो जब भी एसोसिएशन है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, नेगेटिव में होगी, और जब आप हीट एनर्जी देते हो तो एंडोथर्मिक होता है। जो चीज अगर आप किसी को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो आप एंडोथर्मिक प्रोसेस में डील कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव, सॉरी नॉट की चार्ज। तो -617 इज द फॉर्मेशन। उसके बाद सब्लिमेशन के लिए अगर हम यहां आते हैं तो कितनी दी है? 161। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी दी है? 520। फिर डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी दी है? 77। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी x है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद आ रहा है भैया डेल्टा U -1047। यहां पर जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर -328 किलो जूल पर मोल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बैसागर वर्जातिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर बात हो रही होगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे।